हेलो गाइस, आई एम अर्पित सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल नोडल स्टडी। और आज हम लोग जा रहे हैं फोर्थ पार्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का करने। और इसमें हम लोग प्रोटोजोन्स को कवर करेंगे जो कि डिजीज़ वो कॉज करते हैं, और फिर फंजाई को भी कवर करके हम लोग रिंगवॉर्म्स तक इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो जैसा मैंने कि कहा है, अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं ये साइड में बनाता हूँ, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अलग से चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ बना के, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ बना के आपको दे दूँगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है या डाउट रहता है जिसे आप ढूंढ रहे हैं या आपको कहीं मिल नहीं रही है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तब भी कमेंट करें, और नहीं भी लगती है तब भी करें, तो मैं उसे इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स टू, एंड यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया। तो मलेरिया का नाम आप सब ने सुना होगा, बहुत प्रोमिनेंट है ये। एंड अ डिजीज मैन हैज़ बिन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। प्लाज्मोडियम अ टाइनी प्रोटोजोआ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़। तो प्रोटोजोआ आप जानते हैं किंगडम प्रोटेस्टा में आता है, और किंगडम प्रोटेस्टा में आता है प्रोटोजोन। और ये प्लाज्मोडियम जो होता है, आपने पढ़ा होगा कि प्रोटोजोन की 4 मेजर ग्रुप होते हैं। कौन कौन सी? एक होती है अमीबॉइड, एक फ्लैजिलेटेड, एक सीलिएटेड और एक स्पोरोजोन्स होती है। तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है, ये टाइनी प्रोटोजोआ जो है, ये स्पोरोजोन्स के ग्रुप में आता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है ये मलेरिया कॉज करने के लिए। और डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं इस प्लाज्मोडियम की, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिए एंड प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम। और 2 और होती हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट मैंने लिख दिया, अगर आपको चाहिए तो नॉलेज के लिए लिख लीजिएगा। मेनली यही 3 हैं जो आपको याद रखनी है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। और इसमें से सबसे जो खतरनाक और डेंजरस होती है, जो कि जानलेवा भी होती है, इट कैन बी फैटल, वो होती है मैलिग्नेंट मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम जो होता है स्पीशीज़, वो कॉज करता है। ये सबसे सीरियस वन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि मैलिग्नेंट मलेरिया जो होता है वो सबसे डेंजरस होता है, और उसको प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम ही कॉज करता है। और लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो अब हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेरियस एग्जाम्स में पूछी जाती है, बोर्ड में तो अक्सर इसकी पूछी जाती है, इसको पूछा जाता है, और इसका डायग्राम भी आपको बनाना पड़ता है समझ के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट्स। अब स्पोरोजोइट्स क्या है? वो इन्फेक्शियस फॉर्म है जो कि प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। तो प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्शियस फॉर्म हो गया वो स्पोरोजोइट हो गया। स्पोरोजोइट बेसिकली एक मोटाइल स्पोर लाइक स्टेज होता है पैरासाइटिक स्पोरोजोन्स के लाइफ साइकिल में। तो ये भी तो एक पैरासाइटिक स्पोरोजोन ही है प्लाज्मोडियम, तो एक मोटाइल होता है, मतलब वो मूव कर सकता है। तो ये स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म होता है थ्रू द बाइट ऑफ अ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो मतलब कि वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो ये आपको याद रखना कि ये वेक्टर होता है मलेरिया का, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो ये इन्फेक्टेड है, मतलब इसके अंदर स्पोरोजोइड्स है, जो कि इसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन से को बाइट करके अपने अंदर लिया है। तो ये इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर्ड रहता है, ठीक है ना। तो पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई, तो पैरासाइट्स अगर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो इनिशियली सबसे पहले लिवर सेल्स को अटैक करेंगे, और वहाँ पे जाके वो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर वो लिवर से निकल के रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करते हैं, और फिर रेड ब्लड सेल्स में भी वो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा। फिर उसके 3 स्टेज होते हैं। जो कि मल्टीप्लाई करता है उसको ट्रोफोजोइड बोलते हैं, और जो फिर निकल जाता है उसको मेरोजोइड बोलते हैं, जो कि आरबीसी से मल्टीप्लाई करके निकलता है उसको बोलते हैं। फिर ये जब अटैक करके निकलता है आरबीसी से, तो आरबीसी को रप्चर कर देते हैं। जब आरबीसी में बहुत सारा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसको रप्चर कर देंगे, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, और फिर द रप्चर ऑफ द आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द, जिसकी वजह से रिलीज होगा किसका, एक टॉक्सिक सब्सटेंस का। तो ये बहुत मेन है, आपको याद करना। हीमोजोइन इज द टॉक्सिक सब्सटेंस विच इज रिलीज आफ्टर द रप्चर ऑफ आरबीसीज। और यही हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल होता है चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। हर 3 से 4 दिन पे जो फीवर आता है मलेरिया के जब डिजीज़ होती है, तो वो इसी हीमोजोइन के रिलीज की वजह से आता है, जो कि रप्चर ऑफ आरबीसी से रिलेटेड है, और ये चिल्स और हाई फीवर कॉज करता है। और व्हेन अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, दीस पैरासाइट्स एंटर द मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। तो आगे हम लोग साइकिल से भी नेक्स्ट पेज में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, ये जब इन्फेक्टेड पर्सन को बाइंड करती है तो इसके अंदर आ जाते हैं सारे पैरासाइट, और फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं कहाँ पे? ये सबसे पहले जाते हैं गट में, वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वो स्पोरोजॉइड बनाते हैं, फिर जब वहाँ से स्पोरोजॉइड्स मल्टीप्लाई होकर सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाते हैं, और जब भी ये बाइट करेगी किसी को तो सलाइवरी ग्लैंड्स से निकल के जिसको बाइट करिए उसके ब्लड में चला जाएगा।
और फिर मलेरिया कॉज करेगा। सो व्हेन दीज मॉस्किटोज बाइट अ ह्यूमन, द स्पोरोजोइट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हिज और हर बॉडी। तो स्पोरोजोइट्स उनकी बॉडी में चल जाता है एंड देयर बाय इनिशिएटिंग द इवेंट्स मेंशन्ड अबाउट। तो फिर यही सब चीज़ होने लगती हैं। स्पोरोजोइट्स गया उनके बॉडी में, फिर उनके लीवर को अटैक करेगा, लीवर सेल्स में मल्टीप्लाई का, फिर आरबीसीज में मल्टीप्लाई होगा, आरबीसी को रप्चर करेगा, हीमोजोइन का रिलीज होगा। तो ऐसे ही साइकिल चलता रहता है और फिर ये चिल्स और हाई फीवर कॉज करता है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट द, हाँ तो ये बहुत ध्यान रखना कि मलेरियल पैरासाइट जो होता है वो रिक्वायर करता है 2 होस्ट। अब होस्ट मतलब मलेरियल पैरासाइट 2 होस्ट रिक्वायर करता है, मतलब कि इसको ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अगले पेज में हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे कि जो उनका लाइफ साइकिल है उसमें आप देखेंगे कि कुछ जो पार्ट है वो ह्यूमन्स पे होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो मॉस्किटो में होता है, मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल। तो दोनों ही ज़रूरी है, कोई एक एब्सेंट रहेगा तो इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो फिर द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो होती है इज़ द वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट टू, मतलब इसमें जो मॉस्किटो होता है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो होती है वो वेक्टर होता है, मतलब ट्रांसमिटिंग एजेंट एक जगह से दूसरे जगह, मतलब ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है। तो ये सब नोट्स आप देख सकते हैं। उसी चीज़ को मैंने मतलब शॉर्ट में लिख दिया कि आप जल्दी से रिवाइज कर सकें, जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा। और अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको लाइफ साइकिल को डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए क्या हुआ, जब ये मॉस्किटो बाइट किया एक ह्यूमन को तो स्पोरोजोइट्स बाइट से अंदर गए, और फिर ये अंदर गए तो स्पोरोजोइट्स जो कि पैरासाइट के इन्फेक्शियस फॉर्म है वो लीवर को सबसे पहले अटैक करेंगे, लीवर तक पहुँचेंगे ब्लड के थ्रू। तो भाई आपको अगर हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट तक पहुँचना है, इंटेस्टाइन हो, गट हो मतलब कि, या फिर लिवर या कोई भी ऑर्गन पहुँचना है जहाँ इन्फेक्शन कॉज करना है, तो उसको ब्लड के थ्रू ही ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि ब्लड हमारे हर ऑर्गन से पास होता है। तो फिर ये लीवर पे जाएगा, फिर जो पैरासाइट होगा वो लीवर में जाके एसेक्सुअली लीवर सेल्स में रिप्रोड्यूस करेगा, मल्टीप्लाई होगा, और फिर लीवर सेल्स को बर्स्ट करके फिर वो ब्लड में रिलीज़ होगा, और ब्लड में रिलीज़ होते ही वो आरबीसीज को अटैक करेगा, और आरबीसी को अटैक करेगा, और द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स में वो मल्टीप्लाई करेगा एसेक्सुअली। पहले कहाँ किया था, लिवर सेल्स में, अब वो आरबीसी में करेगा, और फिर बर्स्टिंग द आरबीसी, और जैसे ही बर्स्ट होगा आरबीसी, रप्चर होगा आरबीसी का, हीमोजोइन रिलीज होगी, ठीक है ना, देयर विल बी रिलीज ऑफ हीमोजोइन एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ, जो कि फीवर और अदर सिम्टम्स कॉज करेगा। और ये जो रिलीज पैरासाइट्स हैं जो कि आरबीसी से इन्फेक्टेड आरबीसी से निकल रही है, ये दूसरे आरबीसी को अब इन्फेक्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे फैलता जाता है, इसलिए बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। तो अब इससे जो होंगे सेक्सुअल स्टेजेस, गैमेटोसाइट्स डेवलप इन रेड ब्लड सेल्स। अब ये रेड ब्लड सेल्स में अटैक कर रहे हैं बार बार, तो वहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल स्टेजेस जो कि गैमेटोसाइट्स उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो गैमेट आप रिलेट कर सकते हैं, गैमेट प्लस साइट्स, साइट्स मतलब सेल्स होता है, तो गैमेट सेल्स हो जाते हैं इनके सेक्सुअल स्टेजेस। तो ये जो जाते हैं मेल और फीमेल बनेंगे रेड ब्लड सेल्स में। अब क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स में इनके गैमेटोसाइट्स बन गए। अब ह्यूमन में इसके आगे कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, अब एक अगर दूसरा मॉस्किटो बाइट किया है ह्यूमन, ये इन्फेक्टेड वाले पर्सन को, इसका ब्लड लिया, तो क्या होगा कि ये दोनों गैमेटोसाइट्स उसके अंदर गए। और ये आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स है, इनका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इसी के अंदर होता है, मॉस्किटो के अंदर। तो ये पूरा मॉस्किटो होस्ट का हो गया, तो अब ये सब अंदर पूरा साइकिल मॉस्किटो में होगा। तो अब ये क्या होगा कि मॉस्किटो ले लेगा, तो फिर मॉस्किटो के अंदर क्या होगा, ये दोनों गैमेटोसाइट्स जो हैं, ये सब गैमेटोसाइट्स ये उसके गट तक पहुँचेंगे, और गट में जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा गैमेटोसाइट्स का, मतलब फीमेल मॉस्किटो टेक्स ऑफ गैमेटोसाइट्स, ब्लड मील, ब्लड लेगा, उसके साथ ले लेगा, और फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो होगा ये दोनों गैमेटोसाइट्स का टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। तो गट में होता है ये, इंटेस्टाइन में। आपको ये बहुत ध्यान देने वाले होते हैं कि कौन सा प्रोसेस कहाँ हो रहा है। तो ये गट में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा, फिर क्या होगा, फिर ये गट में ही ये सब बने, और फिर क्या होगा, मैच्योर इनफेक्ट, जब ये स्पोरोजॉइड्स मैच्योर हो जाएंगे, जब फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के बाद मैच्योर स्टेज में पहुंच जाएंगे, इन्फेक्टिव स्टेज में स्पोरोजॉइड्स जो कि हैं, तो फिर वो गट से एस्केप कर जाएंगे और दे विल माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, और फिर वो जाके सलाइवरी ग्लैंड्स पे चले जाएंगे वापस गट से, और सलाइवरी ग्लैंड्स में जाके स्टोर हो जाएंगे, और वहाँ पे स्टोर होके वो वहीं पे रहेंगे जब तक अगला बाइट नहीं हो जाता और किसी दूसरे ह्यूमन को वो इन्फेक्ट नहीं कर देते। तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। फिर यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर हुआ, फिर ये बात किसी और को काटेगा तो उसमें चला जाएगा, फिर ये साइकिल रिपीट होता है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और 3 स्टेजेस हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। ट्रोफोजॉइड जो कि आरबीसी में रिप्रोड्यूस करता है, उसको ट्रोफोजॉइड बोलते हैं। फिर हीमोजोइन के रिलीज़ के बाद जब न्यू रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू दूसरे नए आरबीसीज को जब इन्फेक्ट करता है तो उस स्टेज को मेरोजोइड बोलते हैं। तो यही है लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का। और आप देख सकते हैं ये मेरे साइड में नोट्स, तो आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो।
एंटामीबा। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे प्रोटोजोन पैरासाइट के तरफ। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो मैंने 4 ग्रुप्स बताया था उसमें से अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में ये आता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन विच कॉजेज अमीबियासिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। डिसेंट्री मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि क्या होता है डिसेंट्री। डिसेंट्री में क्या होता है कि पुअर हाइजीन की वजह से ये होता है और इसमें ब्लडी डायरिया इसका मेजर सिम्टम होता है और ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये भी वही चीज़ है। अब ये क्या है, अमीबिक डिसेंटर, मतलब ये अमीबा कॉज कर रहा है ना, एंटामीबा कॉज कर रहा है, इसलिए अमीबिक डिसेंटर बोलते हैं, अमीबियासिस भी बोलते हैं शॉर्ट में। और सिम्टम्स जो हो जाते हैं डिजीज़ के हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन, जो कि वही इंटेस्टाइन से रिलेटेड है हर चीज़। एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे, स्टूल होगा। और स्टूल मतलब वही जो आपका फीकल मैटर होता है, वो स्टूल्स मतलब विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, जो आपका स्टूल निकलेगा, लूज मोशन होगा तो जो स्टूल निकलता है वो उसमें म्यूकस और ब्लड क्लॉट बहुत सारा रहेंगे, मतलब ब्लडी डायरिया इसको बोलते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा डिसेंट्री का सिम्टम होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और तो ये आपको सिम्टम रिलेट करना है, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको रिलेट करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिपेशन होगा तो और ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है ना। अब ये चीज़ होगी, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट क्यों होगा, क्योंकि भाई ब्लीडिंग हो रही होगी, कॉन्स्टिपेशन जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स होंगे, दुखेगा, ठीक है ना, एब्डोमिन एरिया में, क्योंकि वहीं तो इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहते हैं। तो हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर्स एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, देयर बाय कंटामिनेटिंग देम। तो ये हाउस फ्लाइज क्या करती हैं, हाउस फ्लाइज एक मतलब जो फीसीज है इन्फेक्टेड पर्सन का, उस मतलब आप जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा हाउस फ्लाइज रहेंगी दे आर मैकेनिकल कैरियर्स, तो ये आपको याद रखना है। ये सब क्या करती हैं कि उस उन्हीं पैरासाइट को फीसिस में फीकल मैटर से इन्फेक्टेड पर्सन के फूड और दूसरे जगहों पे जाएंगी, तो हर जगह क्या वो गंदगी फैला देंगी, कंटामिनेट कर देंगी फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स को। और जब कोई उन पानी को पिएगा या फिर फूड को कंज्यूम करेगा तो वो क्या होगा, जो कि कंटामिनेटेड थी फीकल मैटर के थ्रू, तो वो एक मेन सोर्स बन जाती है इन्फेक्शन का, जो कि इन्फेक्शन कॉज करेंगे फिर अगर कोई उसे खाता है कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर को कोई इनटेक करता है तो ये हो गया था किसका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका का। और फिर आते हैं एस्कारिस। एस्कारिस आप जानते हैं क्या होता है, एस्कारिस एक राउंड वर्म होता है और ये फाइलम एस्केलमिंथीस को बिलोंग करता है और वॉकेरिया भी उसी को बिलोंग करता है, फाइलम एस्केलमिंथीस को। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एस्कारिस द कॉमन राउंड वर्म एंड वॉकेरिया द फाइलेरियल वर्म, वॉकेरिया को फाइलेरिया वर्म भी बोलते हैं। तो ये एलमिंथीस होते हैं, ठीक है ना, एस्केलमिंथीस में आते हैं, विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू ह्यूमन, मतलब कि डिजीज़ कॉज करते हैं। एस्कारिस जो हो जाता है आपने देखा होगा लंबे लंबे होते हैं, जिसमें फीमेल ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है ना, तो उसमें सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि अगर आप कोई कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आप पता लगा सके कि ये दोनों डिफरेंट है तो उसको सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। इस फ्रॉक्स में भी होता है, पढ़ेंगे आगे। तो एस्कारिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉजेज एस्कैरियासिस कॉज करता है, दिस इज द डिजीज एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग। देखिए अगर ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, मतलब इंटेस्टाइन में जो ज़्यादातर डिजीज़ कॉज होती हैं उनके सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं। जैसे ये हो गया इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, मस्कुलर पेन हो गया, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। देखिए भैया तो आप लोग रिलेट करिए ना, ब्लीडिंग हो रही है तो फिर क्या होगा, ब्लीडिंग होगी तो ब्लड की कमी होगी, एनीमिया होगा, और मस्कुलर पेन होगा उसकी वजह से, फीवर तो होता ही है, और ब्लॉकेज होगा, इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो पेन भी तो होगा ही ना यार, ब्लीडिंग हो रही है अंदर तो। एंड द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसीज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेट, और फिर जिसको हुआ फिर वो उसका जो फीकल मैटर होगा वो भी उसमें क्या होगा, पैरासाइट का कि एग्स का प्रेजेंस होगा, तो वो फिर कंटामिनेट कर देगा जहाँ भी सॉइल वाटर जिस चीज़ के भी कांटेक्ट में आएगा, या फिर हाउस फ्लाई ही उसे दूसरी चीज़ों को कंटामिनेट कर सकती है इसके थ्रू, ठीक है ना। इसलिए बोलते खुले में शौच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो एक हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड, तो एक हेल्दी पर्सन तो ये इन्फेक्शन हो जाएगा कैसे, ये कंटामिनेटेड वाटर वेजिटेबल फ्रूट खा लेगा जो कि फीकल मैटर से के में जो एक्स प्रेजेंट है उसके कंटामिनेट हो चुका था। इसलिए खुले में शौच नहीं करना चाहिए, उससे बहुत बीमारियाँ फैलती हैं, ये सब कंटामिनेट कर दोगे फिर जहाँ भी कांटेक्ट में आएगा सब कंटामिनेट होंगे, फिर कोई लेगा तो वो भी बीमार पड़ जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें होता क्या, एक्स होता है पैरासाइट का, फिर वो डेवलप करेगा तो एक नया पैरासाइट बन जाएगा फिर एस्कारिस। ये इंटेस्टाइन में जाके दिक्कत देता है फिर वो।
तो फिर अब वॉकेरेरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। वॉकेरेरिया भी फाइलेरियल वॉर्म है, जैसे मैंने बोला था, स्क्लेमिंथीस का मेंबर है। इसके दो स्पीशीज वॉकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वॉकेरेरिया मेलाई वॉर्म्स कॉज अ स्लोली डेवलपिंग chronic inflammation of the organs in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limbs, and the disease is called elephantiasis and filariasis। तो ये एक स्लोली डेवलपिंग, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब वहाँ सूज जाते हैं। देखो यार कितना सूज है सब, एलिफेंटियासिस आप देखोगे यार, ठीक है ना। तो ये क्रोनिक होता है, मतलब बहुत टाइम तक आता है, लंबा बीमारी है ये, एक्यूट नहीं होता है। एक्यूट मतलब छोटा, और क्रोनिक मतलब लंबे टाइम तक। तो ये लास्ट लॉन्ग करता है, और इन्फ्लेमेशन मतलब फूल जाती है पूरा। लोअर लिम्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर लिम्फेटिक वेसल्स में ही, लिम्फेटिक वेसल्स आप जानते हैं, लिम्फ वेसल्स पूरे हमारे बॉडी में फैले हुए हैं, तो ज़्यादातर लोअर लिम्स में ही ये लिम्फेटिक वेसल्स में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, क्योंकि वो जहाँ वहाँ उस पर चले जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे अंदर चला जाता है। आपको एनिमेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगी बहुत, मैं देखता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा, आप देख लीजिएगा, एक बहुत बढ़िया वीडियो थी। तो जेनिटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। जेनिटल ऑर्गन्स भी आप जानते हैं ये सब क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, जेनिटल ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटी, मतलब मैल फॉर्मेशन हो जाना किसी भी बॉडी पार्ट का। तो जेनिटल ऑर्गन्स का ग्रॉस डिफॉर्मिटी, मैल फॉर्मेशन हो जाता है। एंड द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। सो फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ज़्यादातर ये जो फ्लाइंग नहीं होते हैं, यही सब ज़्यादा वेक्टर होते हैं, ठीक है ना, यही सब ज़्यादा फैलाते हैं इधर उधर उड़ उड़ के। तो फीमेल मॉस्किटो ही वेक्टर्स यहाँ पे भी हैं। और फिर तो फीमेल मॉस्किटो ही यहाँ पे वेक्टर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ हाउस रही तो यार यही मत कर देना कि यहाँ पे भी एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो कर रही है अमीबियासिस, इसमें भी तुम मत मॉस्किटो लिख देना, इसमें हाउस फ्लाई लिखना। तो ये थोड़ा याद करके रखना, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी में दिया उसको अच्छे से रिमेंबर करना। तो एनसीईआरटी में जो लिखा रहता है उसकी तुम अच्छे इज्जत करके बढ़ना, ठीक है ना। तो अब पढ़ आगे चलते हैं। मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा। तो ये जेनरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद करने के लिए, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिंगवॉर्म कॉज करने के लिए। तो रिंगवॉर्म आप देखे होंगे, वो रिंगवॉर्म बहुत जगह हो जाते हैं ज़्यादातर। चलिए आगे पढ़ते बताता हूँ मैं। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या है, ये ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और अपीयरेंस ऑफ ड्राई, तो सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द स्किन सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प और द मेजर सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। तो कहाँ कहाँ पे, स्किन में, स्किन्स में, नेल में और स्कैल्प में। स्कैल्प मतलब खोपड़ी में, ठीक है ना। तो वहाँ पे ज़्यादातर यह होता है ड्राई और स्केली लेजन्स आ जाते हैं। अब इनका मतलब आपको जानना होगा। इसकी ड्राई और स्केली लेजन्स मतलब लॉस ऑफ आउटर लेयर ऑफ स्किन। तो आउटर लेयर जो होती है हमारे स्किन का, वो उसका लॉस हो जाता है। और एक बहुत वो होता है एबनॉर्मल टिश्यू जिसका अपीयरेंस अलग होता है, थोड़ा रफ होता है, और डार्क और कंपैरेटिवली हार्ड स्किन हो जाती है। तो डार्क और रफ हो जाती है, वो मतलब एकदम अलग ही दिखती है, ठीक है ना। तो एकदम मतलब सॉफ्ट वॉफ्ट नहीं रह जाती, वो एकदम अलग ही टिश्यू बन जाता है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन लेजन्स मतलब वो कड़क हो जाता है थोड़ा, और आउट जो लेयर होती है स्किन की वो नहीं प्रेजेंट रखती, वो आउटर वाली। एंड वेरियस पार्ट ऑफ द, तो यहाँ यहाँ होता है। और दीज आर दी मेन सिम्टम्स। तो यही है कि ड्राई और स्केली लेजन्स होता है, और ज़्यादातर कहाँ हो रहा है, स्किन में, नेल्स में और स्कैल्प में। दीज लेजन्स आर अकम्पनीड बाई इंटेंस इचिंग। यहाँ पे खुजली भी बहुत होती है, ठीक है ना। फंगल इन्फेक्शन में खुजली होती है, इंटेस्टाइन ये इंटेंस इचिंग होती है, ठीक है ना। एंड हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई टू ग्रो। तो ये हीट और मॉइस्चर ही हैं, ये दोनों फैक्टर्स ही हैं जो कि इसे ग्रो कराते हैं। तो अब हीट और मॉइस्चर तो आपको क्या दिमाग में आ रहा है, यही दिमाग में आ रहा होगा कि जो स्वेट होता है ये दोनों जगह प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों का रीज़न यही है, स्वेट है। तो जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जैसे कि कहाँ पे, क्योंकि यही हीट और मॉइस्चर ही हेल्प कर रहा है आपको फंजाई को ग्रो करने में। तो जहाँ पसीना आता है वहाँ पे जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ मॉइस्चर भी मिलता है, और हीट की वजह से पसीना आता है, विच मेक्स देम थ्राइव, मतलब विच मेक देम ग्रो इन स्किन फोल्ड्स। स्किन फोल्ड्स जहाँ पे, मतलब जैसे कि आर्मपिट हो गया या फिर ग्रोइन हो गया। ग्रोइन मतलब जो आपका एब्डोमेन और अपर थाई के बीच में जो पार्ट होता है उसको ग्रोइन बोलते हैं। और बिटवीन द टोज़ के बीच में जो वहाँ पसीना बहुत आ रहा है, हीट बहुत है, हवा नहीं लगता, उतना मॉइस्चर आ जाता है, तो वहाँ पे ये फंजाई बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। और इंटेंस इचिंग होती है, वो खुजली बहुत होती है फिर। और फिर बहुत सारे पाउडर भी आते हैं, इसके पाउडर क्रीम आते हैं फंगल इन्फेक्शन के। रिंगवॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल by using towels, clothes or even the comb of infected individuals। तो भाई इन्फेक्टेड कोई इंडिविजुअल्स को फंगल इन्फेक्शन, तो भाई उसका कंघी, टॉवल और ये कपड़े मत पहनने लगना, ठीक है ना। तो थोड़ा बच के रहना, जिसका फंगल इन्फेक्शन होता है बहुत जल्दी इन चीज़ों से फैलता है जो कि यूज़ की जाती है। क्यों टॉवल्स क्यों, क्योंकि स्किन में, क्लोज स्किन और कॉम मतलब स्कैल्प में भी तो होता है ना ये। तो स्कैल्प में अगर कंघी करोगे इन्फेक्टेड पर्सन के, तो वो अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन कंघी करता होगा तो उसके कॉम में भी तो इन्फेक्शन फैल सकता है ना इससे। तो इन चीज़ों से फैल सकती है जो कि आप उन जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे ये इन्फेक्शन होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। ये थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, क्या करूँ, थोड़ा ज़्यादा कवर करना था। तो चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में। अगली वीडियो होगी हाइजीन पे, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन को कवर करके फिर जल्दी से इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।